नमस्कार, चेतनवाद लर्निंग में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल गौतम। आज हम फिर चर्चा करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में साप्ताहिक सामयिक घटनाओं के बारे में, जो कि 3 अगस्त से 9 अगस्त के बीच में घटित हुई हैं। उनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। आइए देख लेते हैं एक बार हम आज क्या क्या अध्ययन करेंगे। आज की हमारी विषय सूची है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे द्विमासिक मौद्रिक नीति की। इसकी अभी बैठक संपन्न हुई है 6 अगस्त को। उस बैठक में क्या निर्णय लिया गया है, उस बैठक में क्या कुछ कहा गया भारतीय अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में, उसकी हम चर्चा करेंगे आज। इसके बाद दूसरा मुद्दा है हमारे पास ई रूपी वाउचर सिस्टम। इसको कई लोग डिजिटल करेंसी के रूप में देख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ई रूपी क्या होता है, कैसे ये काम करेगा, इसकी क्या उपयोगिता भारत में हो सकती है, क्या डिजिटल मुद्रा के संबंध में इससे कुछ लाभ हमें प्राप्त हो सकते हैं, वो हम सब पे आज चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद है आयकर अधिनियम में पूर्वव्यापी जो टैक्सेशन होता था, पूर्वव्यापी कराधान जो था, उसको समाप्त कर दिया गया है। 2012 में ये कानून लाया गया था। अभी 2021 में इस कानून को समाप्त कर दिया गया है। इससे बहुत भारत की जो वैश्विक छवि है उसमें सुधार होगा। निवेश को जो अंतर्राष्ट्रीय निवेशक हैं उनका भरोसा भारत के प्रति बढ़ेगा। देखेंगे कैसे क्या थी ये नीति, उसके बारे में। और अंत में हम पढ़ेंगे फैक्टरिंग विनिमय संशोधन बिल, जो कि अभी लाया गया है। इसमें क्या प्रावधान है, इनको क्यों बदला जा रहा है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं आज। ये मुख्य विषय हैं आज के हमारे। इसके बाद जैसा कि अंत में आपको मिलेंगे कुछ पढ़ने के लिए महत्वपूर्ण लेख। ये आप खुद से पढ़ेंगे, इससे आपकी जो पढ़ने की क्षमता है उसका विकास होगा। इसलिए आपको ये खुद से पढ़ने हैं। यहाँ पे मैं आपको दे दूंगा कौन कौन से हैं जो लेख आप खुद से पढ़ सकते हैं। इसके बाद अंत में आपको मिलेंगे कुछ एमसीक्यू जो आज हम पढ़ने वाले हैं। उसी संबंधित में कुछ आपसे हम क्वेश्चन पूछेंगे, उसके जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में करके बताना है। आइए शुरू करते हैं हम आज की कक्षा। चलिए चर्चा कर लेते हैं। खबरों में क्या है, खबरों में तो वही बात है जो 3 दिवसीय बैठक हमारी संपन्न हुई है मौद्रिक नीति समिति की। इसमें क्या कुछ निर्णय लिए गए हैं उसके बारे में है। ये जो हमारी बैठक थी ये 4 अगस्त से 6 अगस्त के बीच चली है, जिसका 6 तारीख को कुछ मीटिंग का परिणाम आया है। देख लेते हैं क्या परिणाम आया है। यहाँ पे उन्होंने CRR जो होता है उसको परिवर्तन नहीं किया है, अपरिवर्तित रखा है CRR को। रिवर्स रेपो रेट को भी अपरिवर्तित रखा है। और यहाँ पे मुद्रास्फीति जो थी हमारी महंगाई दर, उसको 5.1% से बढ़ा के 5.7% कर दिया है। और चौथी बात क्या है, यहाँ पे जो विकास दर है उसको 9.5 पे ही रखा है, इसको भी परिवर्तित नहीं किया है। यहाँ पे 3 आपको आंकड़े दिख रहे हैं जिनको परिवर्तित नहीं किया है इस समिति ने। इसके अलावा एक जो मुद्रास्फीति दर है उसको जरूर इन्होंने बढ़ाया है, 5.1 से 5.7 कर दिया है। तो पहले तो ये जो समिति है ये क्या समिति है, कौन कौन इसमें होता है। ये 6 सदस्यीय समिति है। इसमें 3 जो सदस्य रहेंगे वो RBI की तरफ से रहेंगे और 3 सदस्य जो होते हैं वो भारत सरकार की तरफ से होते हैं। ये 6 सदस्यीय समिति है जिसने जो कि समीक्षा करती है हर 2 महीने में। यहाँ पे 2 मासिक लिखा हुआ है आपको, हर 2 महीने में ये बैठक होती है। और इस बैठक में क्या कुछ अर्थव्यवस्था के अंदर चल रहा है उसके बारे में चर्चा होती है, और आने वाले समय में कैसे अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए उसके बारे में चर्चा होती है। अभी आपको लग रहा होगा कि सर ये CRR क्या होते हैं, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, इसका क्या उद्देश्य है। तो सामान्यतः इस बात को आप ऐसे समझ लीजिए कि यदि अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रवाह को बढ़ाना है, लोगों के पास पैसा बढ़ाना है, तो जो RBI होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो CRR को क्या कर देता है, कम कर देता है। और जब मुद्रा प्रवाह को कम करना है तो CRR को बढ़ा देते हैं। इसको हम जो क्लास हमारी रेगुलर क्लासेस जहाँ पे होती है, हमारा आधारभूत बैच जो कक्षाएं चलती हैं, उसमें हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो CRR से सामान्यतः अभी आपको इतना समझना है कि CRR को यदि कम करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो उसके कारण क्या होता है, जो मुद्रा प्रवाह है, लोगों के पास पैसा है वो बढ़ जाता है, उसके फलस्वरूप जो मांग होती है वो बढ़ती है। पहली बात। दूसरी बात, इसको अगर हम कम कर दें, बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, मांग में कमी हो जाएगी, लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा। तो सर ये महंगाई होने का कारण क्या है। यहाँ पे कई लोगों का मानना है कि महंगाई जो होती है वो इस प्रकार कुछ होती है। बोला कि सर जो मांग है ना उसका स्तर जो है वो ज़्यादा है और आपूर्ति जो है वो उसके बराबर नहीं है। इन दोनों में असंतुलन की स्थिति के समय ही क्या होती है, महंगाई बढ़ती है, मुद्रास्फीति आती है।
और जो मांग हो रही है सर, आप बता रहे हो कि मुद्रा प्रवाह को कम या ज़्यादा करने से मांग को परिवर्तित किया जा सकता है, तो यहाँ पे क्यों नहीं करा, क्यों नहीं किया गया? ऐसा निर्णय ले लेना चाहिए था, लेकिन नहीं लिया गया। उसके बारे में भी आगे हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं जो हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं शशिकांत दास जी, उन्होंने क्या बताया है। बोला कि भैया हमने किसी भी तरह को दरों को परिवर्तित नहीं किया है, उनको जैसी थी वैसे ही रखने का फैसला लिया है। उसका जो कारण है वो जानना महत्वपूर्ण है कि क्यों ऐसा हम कर रहे हैं। टिकाऊ आधार पर विकास को पुनर्जीवित बनाए रखने के लिए बोला कि अर्थव्यवस्था जो है, पहले ही हमारी अर्थव्यवस्था ऋणात्मक हो चुकी है। अर्थव्यवस्था में विकास दर जो है वो नहीं है जो हमें चाहिए। अर्थव्यवस्था अपने विकास दर में जिस गति से बढ़ना चाहिए था उस गति से नहीं बढ़ रही है, उसको पुनर्जीवित करना है। जो कोविड महामारी चल रही है उसके परिणाम स्वरूप जो अर्थव्यवस्था में मंदी आई हुई है, अर्थव्यवस्था जो कम गति से आगे बढ़ रही है उसको बढ़ाना है हमें, तो पहला काम। इसलिए बोला हमने जो दर हैं उनको परिवर्तित नहीं किया है। दूसरा क्या बोल रहे हैं, कोविड-19 के प्रभावों को कम करना है, उसी से संबंधित बात हो गई। और क्या बोला कि इसको बढ़ाने के लिए राजकोषीय, मौद्रिक और क्षेत्रीय तीनों तरह की नीतियों में हमें परिवर्तन करना पड़ेगा। तीनों तरह की नीतियों को हमें कुछ इस प्रकार बनाना पड़ेगा जिससे कि अर्थव्यवस्था को हम रिवाइव कर सकें, अर्थव्यवस्था को रिकवरी कर सकें, अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित कर सकें, ऐसा बोल रहे हैं। और मुद्रास्फीति जो है, महंगाई दर, उसको तो हमें उच्च पे अभी रखना पड़ेगा, लेकिन बोल रहे हैं कि मुद्रास्फीति पर हम क्या करेंगे, किसी और प्रकार से। मुद्रास्फीति जो है, अभी हमें जो दर हैं उनको वही रखना पड़ेगा। मुद्रास्फीति में किन्हीं और तरीके से हम मुद्रास्फीति को कम करने के लिए प्रावधान करेंगे, कुछ देखेंगे कि उसमें किस तरह से हम मुद्रास्फीति को कम कर सकते हैं। इसके बाद और क्या बोला, आगे देख लेते हैं। ये बात लिखी यहाँ पे, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यहाँ पे 5.1 से 5.7 करने का लक्ष्य इन्होंने मुद्रास्फीति के बारे में बनाया है। और क्या बोल रहे हैं कि भैया ये जो है 6% के जो आरबीआई की सीमा है, किसकी सीमा है आरबीआई की? आरबीआई चाहता है कि जो मुद्रास्फीति है वह हमेशा उसकी सीमा के भीतर रहे, और जो सीमा है वो 2% से 6% के बीच रखी है। बोला यदि हमने मुद्रास्फीति का अनुमान 5.7 भी कर दिया तो भी ये हमारे 6% के सीमा के भीतर है। उसके बाद बोल रहे हैं कि भैया कच्चे तेल की कीमतें जो है वो ऊंची हो रही हैं, इसके कारण पेट्रोल डीजल बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है। कुछ कच्चे माल की कीमतें हैं वो भी महंगी हैं। उत्पादन लागत भी क्या है, विनिर्माण लागत जो है वो भी अपने अधिकतम पे बनी हुई है। इसलिए उत्पादन मूल्य बढ़ने और इन सब के कारण क्या हो रहा है, मुद्रास्फीति बढ़ रही है। हालांकि अभी लेकिन क्या उम्मीद क्या कर रही है ये कमेटी, ये समिति क्या उम्मीद कर रही है? समिति का मानना है कि भैया हम ना जो तीसरी तिमाही है 2022 की, इस साल की, कब से चालू हो गई है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने, ये जो तिमाही है, तीसरी तिमाही है, इसमें हम मुद्रास्फीति को नीचे देखेंगे। मुद्रास्फीति इसमें नियंत्रित हो जाएगी, कम हो जाएगी। कारण क्या दिया इसका पीछे? बोला कि जो आपूर्ति पक्ष है, जो पहली तिमाही में अप्रैल, मई, जून में बुरी तरह से प्रभावित था, है ना। मांग तो यही थी, मांग में तो कोई परिवर्तन नहीं आया इन तिमाही के बीच में, है ना। लोगों ने खाना खाना तो कम नहीं किया, महामारी थी तो अपने कुछ खर्चे जो हैं वो चल ही रहे थे। बोला मांग तो यहाँ पे है, लेकिन आपूर्ति श्रृंखला जो थी वो महामारी के कारण क्या हो गई, ध्वस्त हो गई, और वो आपूर्ति श्रृंखला नीचे आ गई। तो आपूर्ति की कमी हो गई, वो मांग ज्यादा हो गई। इसके कारण क्या है, महंगाई बढ़ रही है। तो बोला कि दूसरी तिमाही में जो उपाय सरकार कर रही है, या दूसरी तिमाही में जो चीजें की जा रही है, उससे हम आपूर्ति को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि मांग के बराबर आ जाए और मांग और आपूर्ति में संतुलन बनाया जा सके। और इसके साथ क्या बोल रहे हैं, जो खाद्यान्न होते हैं हमारे, खरीफ का सीजन आ जाएगा, खरीफ की जो फसल है वो आ जाएगी, तो खाद्यान्न जो है हमारे लिए, बोला कि खाद्यान्न की आपूर्ति भी बढ़ जाएगी, खाद्यान्न की आपूर्ति भी बढ़ जाएगी। और यहाँ पे जो दूसरी तिमाही जो है उसमें हम आपूर्ति श्रृंखला को दोबारा बनाने की कोशिश करेंगे। इसके कारण क्या होगा, मांग और आपूर्ति का आपस में संतुलन हो जाएगा, और जो महंगाई है वो हमारे नियंत्रण में आ जाएगी। ऐसा इस समिति का मानना है। फिर इसके बाद बोला जा रहा है कि भाई आप ना 9.5% का अनुमान बता रहे हो विकास दर में, इसके पीछे कोई ठोस सबूत है आपके पास? कुछ बातें हैं जिसके कारण आप ऐसा बोल रहे हो कि आप 2021-22 में इस विकास दर को प्राप्त कर लेंगे। तो उन्होंने बोला कि अभी हमने जो अनुमान लगाया है वार्षिक, वो तो 9.5 का है। यहाँ पे आपको त्रैमासिक भी दिए हुए हैं कि
कौन कौन सी तिमाही में हम क्या क्या उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। इसके साथ बोला, उसके कारण क्या बोले कि क्षमता उपयोग में सुधार। अब ये क्षमता उपयोग में सुधार क्या होता है? जो हमारे पास वर्तमान उद्योग हैं वो अपनी क्षमता से नीचे काम कर रहे हैं। इसको ऐसे समझते हैं हम, यदि एक जो उद्योग है उसकी क्षमता जो है एक दिन में 1000 इकाई उत्पादित कर सकता है ये, लेकिन कोविड महामारी के कारण जो लेबर था, हमारा जो मजदूर था वो चला गया, ठीक है, सप्लाई नहीं है, और उस जो उद्योग है उसके पास वित्तीय समस्याएं भी आ गई हैं, उसके पास कच्चा माल जो है वो उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इसके कारण क्या कर रहा है, ये जिसकी 1000 क्षमता थी वो अभी 500 इकाई ही निर्माण कर रहा है। तो बोला कि जब हम अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं तो उद्योग भी पटरी पे आ जाएंगे, मजदूर वापस आ जाएंगे, कच्चा माल उपलब्ध कराएंगे। अगर ये सब सही से चलेगा तो इनका उत्पादन जो है वो अपनी क्षमता तक पहुंच जाएगा। उत्पादन बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, आपके पास आपूर्ति श्रृंखला में सुधार होगा, आपूर्ति बढ़ेगी, जो मांग यहां चल रही है आपूर्ति को हमें यहां पे लेके आना है। दूसरी बात, इस्पात की बढ़ती खपत। इस्पात जो क्या होता है, लोहा जो है ना, कई उद्योगों में कच्चे माल के रूप में उपयोग होता है। बोला कि अगर इसका उपयोग ज्यादा हो रहा है तो ये मान के चल सकते हैं हम कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन हो रहा है, उत्पादन प्रक्रियाएं चल रही हैं और सामान्य होने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा पूंजीगत वस्तुओं का अधिक आयात। सर ये तो देश से बाहर से चीजें ला रहे हो आप, उसके बाद बोल रहे हो कि इसका जो प्रभाव है वो भारत पे पड़ेगा, भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा। बोला नहीं, इसका कारण समझाते हैं। पूंजीगत वस्तुएं क्या होती हैं वो समझना पड़ेगा। पूंजीगत वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जो किसी दूसरी वस्तु एवं सेवाओं के निर्माण में सहायक होती है। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं यहां पे, मुझे आपको इस माध्यम से पढ़ाने के लिए, ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाने के लिए कुछ मशीनरी चाहिए, यहां पे कुछ पूंजीगत वस्तुएं चाहिए। जैसे कि एलईडी बोर्ड है, ये मेरे सामने ये कैमरा लगा हुआ है, ये सब क्या है, यहाँ पे पूंजीगत वस्तुएं हैं। यदि इनमें बढ़ोतरी हो रही है, मतलब कि सर पूंजीगत वस्तुएं बढ़ रही हैं, तो किसी न किसी वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन जरूर बढ़ेगा। पूंजीगत वस्तुएं व्यक्तिगत उपयोग के लिए नहीं होती। यदि पूंजीगत वस्तुओं का हम आयात बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब है कि नए उद्योग डल रहे हैं, नई इकाइयां डल रही हैं जो कि वस्तु एवं सेवाओं का निर्माण करेंगे। अगेन यहां से हमारा क्या हो गया, दोबारा हमारे यहां से क्या हो गया, उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ना किसी भी देश के लिए बहुत अच्छी बात है। इसको हम जीडीपी अध्याय जिस दिन करेंगे उसमें बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे कैसे उत्पादन हमारी जीडीपी को बढ़ाता है और उत्पादन ही हमारे देश के आर्थिक गतिविधियों को सुधारने में महत्वपूर्ण होता है, कैसे इसकी हम चर्चा करेंगे। इसके बाद आइए, उसके बाद बोल रहे हैं कि मौद्रिक और वित्तीय स्थितियां जो खराब हैं उनके बारे में हम क्या करेंगे, सहायता करेंगे, हेल्प करेंगे इनकी। और केंद्र सरकार ने अभी अभी आर्थिक पैकेज घोषित किया है, इसके पहले भी हमने किया था पिछले साल, अभी भी हमने आर्थिक पैकेज घोषित किया है। ये आर्थिक गतिविधियों को सामान्य करने के लिए बोला कि बहुत जरूरी और आवश्यक कदम है। इनसे हम उम्मीद लगा रहे हैं कि हमारी जो विकास दर रहेगी इस साल 9.5% के आसपास रहेगी। और क्या बोल रहे हैं, और कौन से कारण हैं जिनके कारण भविष्य में समर्थन करने वाले अन्य कारक, और कौन सी चीजें हैं जिससे हमें लग रहा है कि आने वाला जो भविष्य है, आने वाला जो समय है उसमें हमारी अर्थव्यवस्था सही चलेगी, पटरी पे आ जाएगी, सामान्य हो जाएगी। तो इन्होंने बोला कि रिजर्व बैंक के सर्वेक्षणों में मतदान करने वाली फर्मों को 2021-22 में दूसरी तिमाही में उत्पादन मात्रा, नए ऑर्डर में विस्तार की उम्मीद है। बोल रहे हैं कि 21-20 में हमने सर्वेक्षण किया है, उसमें दूसरी तिमाही में, उसमें हमें जो फर्म्स हैं वो बता रहे हैं कि उनके ऑर्डर बढ़ रहे हैं, उनका उत्पादन बढ़ रहा है। 21-22 की चौथी तिमाही तक बनी रहेगी, जो कि निवेश के लिए शुभ संकेत है। बोल रहे हैं कि जो मांग बढ़ रही है, नए ऑर्डर्स आ रहे हैं, ऐसे ही हमारा आगे तक चलता रहेगा तो अच्छी बात है, इससे उत्पादन बढ़ रहा है, आपके पास पैसा आएगा। अब फर्म्स के पास, बिजनेसमैन के पास, व्यवसाय के पास पैसा आता है तो ये दोबारा उसको निवेश करेगा, दोबारा नई अपनी कोई दूसरी फैक्ट्री खोलेगा, या तो उसी धंधे को, उसी बिजनेस को बढ़ाएगा या दूसरा नया बिजनेस चालू करेगा। बोला निवेश की संभावना बढ़ती है, ये शुभ संकेत है, ये अच्छी बात है हमारे लिए। बोला वेरी गुड। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, व्यवसाय द्वारा महामारी के दौरान अपनाए गए नवाचार, बहुत महत्वपूर्ण है, नवाचार और कार्य मॉडल महामारी कम होने के बाद भी दक्षता उत्पादक का लाभ प्राप्त करना जारी रखेंगे। देखो भाई कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं कि नवाचार, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये भी क्या है, एक नवाचार है, ये एक नई बात है। पहले हम इस तरीके से पढ़ना पसंद नहीं करते थे, कोविड महामारी के पहले, या बहुत कम लोग ऐसा पढ़ना पसंद करते थे।
या कंपनी ने अपना जो कल्चर है, जो अपनी संस्कृति है, वो बदल दी। बोला कंपनियां आजकल क्या कर रही हैं, वर्क फ्रॉम होम, घर से काम करें, घर से काम करें, है ना, वर्क फ्रॉम होम, स्टडी फ्रॉम होम। कितनी सारी चीजों में परिवर्तन आया, कितनी सारी चीजों में तकनीकी जो यंत्र थे उनका उपयोग नहीं हो रहा था, लेकिन अभी हमने उपयोग चालू कर दिया है। बोला ये नए नए जो आइडियाज आ रहे हैं ना, नई नई चीजें आ रहे हैं ना, इससे क्या हो रहा है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही, उत्पादकता बढ़ रही है, जिसका फायदा हमें अभी मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। कोविड महामारी ने हमें कई नई चीजें दी हैं, उससे हमारी उत्पादकता बढ़ रही, इसलिए भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था में है सुधार आ जाएगा इस साल के अंतर्गत। इसके बाद बोल रहे हैं इससे निवेश, है ना, जो नवाचार आया उससे क्या हो रहा है, निवेश बढ़ रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, विकास के अच्छे चक्र को गति देने में मदद मिलेगी, है ना। नवाचार, नया आइडिया आया, कोई नई चीज आई, उससे क्या क्या होगा, निवेश, पैसे तो लग ही रहे हैं उसमें, रोजगार का बढ़ावा दे रहा है और विकास के चक्र में एक लगातार विकास देने के चक्र में एक अच्छी बात है, एक सहायता प्रदान करेगा। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, वायरस की दूसरी लहर के समाप्त होने और अर्थव्यवस्था के चरणबद्ध रूप से फिर से खुलने के साथ, अभी क्या हो रहा है, कोविड महामारी की दूसरी जो लहर थी वो समाप्त हो चुकी है और चरणबद्ध तरीके से हम क्या कर रहे हैं, व्यवसाय को खोल रहे हैं। यहाँ पे के साथ घरेलू आर्थिक गतिविधि सामान्य होने लगी। बोला घरेलू आर्थिक गतिविधियां वो सामान्यता देखी जा रही है। उच्च आवृत्ति संकेतक, ये क्या होते हैं उच्च आवृत्ति संकेतक, बोला कि जीडीपी को, विकास दर को या जीडीपी को नापने के लिए तो आप महीने में या तिमाही में या साल में अनुमान लगाते हैं, करते हैं चीजें, लेकिन हम कैसे मान लें कि आपकी जो चीजें बोल रहे हो अभी से हम इसको, तो बोला कि कुछ ऐसे संकेत होते हैं आवृत्ति जो बार बार जिसको हम देख सकते हैं, वो इंडिकेटर्स, वो संकेतक जो है वो बोल रहे हैं कि अच्छे हैं, हमारे लिए लाभकर है। जैसे कि बोला कि बेरोजगारी को हम देख लेते हैं, बाजार में मांग को देख लेते हैं, आपूर्ति श्रृंखला में परिवर्तन को देख लेते हैं, ऐसी सारी चीजें, खपत को देख लेते हैं, लोग खर्च करने की क्षमता को देख लेते हैं। ये सब चीजें जो है वो हमें धनात्मक संकेत उपलब्ध करा रही हैं। निजी और सरकारी दोनों, है ना, दोनों निवेश और बाहरी मांग सभी कर्षण हासिल करने के रास्ते पे हैं, ऐसा शशिकांत दास जी ने कहा है। तो बोल रहे हैं कि भाई सब चीज़ अच्छा चल रहा है, बहुत हमें अच्छी चीज़ वाइब्रेशंस मिल रही, पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिल रही हैं, हर जगह से हमें अच्छे संकेत मिल रहे हैं, इसलिए हम अनुमान लगा रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पे आ जाएगी। यहाँ पे शशिकांत दास जी जो है ना वो आशावादी होकर बात कर रहे हैं, ना कि निराशावादी। लेकिन इतना बड़ा देश है, ऐसा नहीं हो सकता कि शशिकांत जी आशावादी बने हुए हैं और यहाँ पे कोई निराशावादी पैदा ना हो। आइए देख लेते हैं निराशावादी लोग क्या बोल रहे हैं। ये आ गए वो लोग जो निराशावादी, शशिकांत दास जी ने तो बड़ी बड़ी बातें बोल दी और हर चीज को अपनी तरीके से उन्होंने पूरी तरीके से उसको बता दिया कि भाई ऐसा ऐसा हो सकता है और इसलिए हम ये अनुमान लगा रहे हैं, अपनी चीजों के स्पष्टीकरण दे दिए। लेकिन निराशावादी अर्थशास्त्री कुछ लोग हैं, उनका क्या कहना है या क्या समस्याएं हमें आ सकती हैं जो कि आर्थिक गतिविधियां सामान्य ना हो या 9.5% की विकास दर भी हम हासिल ना कर पाए। देख लेते हैं एक बार। दूसरी लहर क्या बोल रहे हैं, दूसरी लहर की गिरावट के साथ आरबीआई को ग्रामीण मांग में उछाल की उम्मीद है क्योंकि कृषि उत्पादन लचीला बना हुआ है। अभी दूसरी लहर आ गई तो अभी आरबीआई क्या बोल रहा है कि भाई शहर तो ठीक है दूसरी लहर में, लेकिन गांव में काम तो नहीं रुका, वहां कृषि उत्पादन तो होता रहा, फसलें तो पैदा हो रही थी, उनमें तो कोई समस्या नहीं गई कोविड महामारी के कारण। इसलिए बोला कि जो मांग है वो कहां बढ़ेगी, बोला कि गांव में बढ़ेगी। ठीक है, अब इसके साथ युग्मित आरबीआई को उम्मीद है कि विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में गिरावट के साथ शहरी खपत में सुधार होगा। साथ ही आरबीआई को उम्मीद है कि बढ़े हुए टीकाकरण से मांग में कमी आएगी। क्या बोल रहे हैं कि भैया एक तो ये वहां पे ग्रामीण एरिया में आएगी, दूसरा किस में गिरावट आएगी, शहरी क्षेत्र की खपत में जो गिरावट थी उसमें सुधार होगा। साथ ही आरबीआई को उम्मीद है कि बढ़े हुए टीकाकरण से, टीकाकरण बढ़ गया, कई लोगों को टीका लग चुका है, तो अभी वो लोग क्या करेंगे, आसानी से बिना किसी बंदिश के आ जा सकेंगे, अपना काम कर सकेंगे। ठीक है, तो एक जो डर है कोविड महामारी का वो खत्म हो जाएगा टीकाकरण के कारण, लोग अपनी सामान्य गतिविधि करने में हिचकेंगे नहीं, ऐसा मानना है। हालांकि अभी तो बात यहां से चालू होती है। यह देखते हुए अंतर्निहित स्थितियां अभी भी कमजोर हैं
और अपने स्वयं के जुलाई सर्वेक्षण में उपभोक्ता विश्वास का वर्तमान स्थित सूचकांक अभी भी मई में सबसे कम मतदान के पास अटका हुआ है। आरबीआई ने अपने पूरे साल के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के पूर्वानुमान को 9.5% पर बरकरार रखा है। बोला कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अभी भी स्थितियां सामान्य नहीं है, अभी भी हम कोविड महामारी में अंतर्निहित समस्याओं का समस्याओं के साथ जूझ रहे हैं। हम एकदम से ये नहीं बोल सकते इतना सब कुछ होने के बाद हम ठीक ठाक तरीके से चलेंगे। इसके बाद और भी कारण दिए हुए हैं कि क्या क्या रुकावटें हो सकती हैं, आइए उन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। अब ये देखिए 8 अगस्त को मानसून वर्षा की कमी। बोला कि भाई इस बार जो है ना मानसून अच्छा नहीं आ रहा। तो मानसून अच्छा नहीं आ रहा तो इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता सर अर्थव्यवस्था की दृष्टि से? आज तक समझ में नहीं आई ये बात। बेटा ऐसा है कि यदि मानसून सही नहीं आता ना तो जो फसलें हैं ना वो सही से नहीं आती, उनका उत्पादन जितना होना चाहिए वो नहीं आता हमारे पास। और आपको मालूम होगा कि भारत एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था रहा है हमेशा से, अभी भी कृषि का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर, है ना। कोविड महामारी या किसी भी तरह के अभी तक के जितने भी जो आर्थिक डिप्रेशंस रहे उनमें हम क्यों नहीं डूबे, उसका एक मुख्य कारण हमारी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। तो यहाँ पे बोला कि 8 अगस्त को बताया गया है जो मौसम पूर्वानुमान लगा कि वर्षा कम होगी सामान्य से, है ना। कितना कम बोल रहे हैं? 4% बोल रहे हैं। तो क्या हो गया, खरीफ बुवाई जो है ना जुलाई में लगाया था उससे 23% हुई, खरीफ की बुवाई नहीं हुई। अभी पिछले जब शशिकांत दास जी बात कर रहे थे आशावादी होके तो क्या बोल रहे थे कि खरीफ की अच्छी कटाई आएगी, अच्छी फसल आएगी तीसरी तिमाही में। यहां तो हम बोल रहे हैं जुलाई में कि साहब बुवाई जो है ना वही 23% कम हुई है आपकी। जुलाई में जो अनुमान लगाया था ना उससे 23% बुवाई कम हुई है, तो फसल अच्छी कैसे आएगी? पहला कारण है ना जो निराशावादी लोग हैं बता रहे हैं, ठीक है, इसलिए कमी आई है। और जो हमारा पीएमआई है वो क्या बोल रहा है? संकुचन है, नौकरी नहीं बढ़ रही है। यह देखना मुश्किल है या तो मांग में निकट अवधि में सुधार या अनाज और खाद्य तेल की कीमतों में मुद्रास्फीति दबाव में कमी। क्या बोल रहे हैं कि भैया जो हमारा समग्र पीएमआई डेटा है उससे क्या पता चल रहा है? व्यावसायिक गतिविधि में लगातार संकुचन है और नौकरी के नुकसान को दर्शाता है। मतलब हम जो व्यावसायिक गतिविधियां हैं वो सही तरीके से नहीं चल रही हैं, नौकरियां कम हो रही हैं। यह देखना मुश्किल है या तो मांग में निकट अवधि में सुधार या अनाज और खाद्य की कीमतों में मुद्रास्फीति के दबाव में कमी। अब देखते हैं कमी होती कि नहीं होती, क्योंकि हमारी जो खाद्यान्न और जो खाद्य तेल जो है, अनाज और खाद्य तेल है महंगे हो रहे हैं। बोलते हैं इसमें देखते हैं कि कमी आती है या नहीं आती। मौजूदा स्थिति ने लोगों को चिंता में डाल दिया है कि अगर आरबीआई मुद्रास्फीति पर लगाम लगाने के लिए कदमों में देरी करके अपनी खुद की विश्वसनीयता को कम करने से बचना चाहता है तो उसे जल्द काटनी होगी और दरों को सामान्य करना शुरू करना होगा, कटौती करनी होगी बोला दरों में। यदि आरबीआई मुद्रास्फीति, जैसे हमने अभी देखा, इस समिति ने निर्णय लिया मुद्रास्फीति को, बोला कि हम इस तरह से कंट्रोल तो नहीं करने वाले, दरों में कटौती करके तो कंट्रोल नहीं करने वाले या दरों को हम ऊपर नीचे नहीं करने वाले, अपरिवर्तित रखा है। बोला अगर लगातार आरबीआई ऐसा करता रहेगा तो अपनी विश्वसनीयता खो देगा कि आरबीआई जो है वो महंगाई दर को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए आरबीआई को जल्द से जल्द क्या करना चाहिए? दरों में परिवर्तन करना चाहिए और महंगाई को नियंत्रित करने के लिए उपाय करना चाहिए। अब कुछ लोगों का बोलना है कि सर ये मुद्रास्फीति का लक्ष्यीकरण क्यों है, मुद्रास्फीति का लक्ष्य क्यों निर्धारित करना चाहिए? देख लेते हैं उसकी क्या उपयोगिता है, क्यों महत्वपूर्ण है। मुद्रास्फीति दर में स्थिरता मौद्रिक नीति ढांचे की विश्वसनीयता को बढ़ावा देती है और मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं को स्थिर करने के लिए शुभ संकेत देती है। यहाँ पे हम बोलना चाह रहे हैं कि जो मुद्रास्फीति दर होती है ना उसको तो पहली बात हमें स्थिर रखना चाहिए, है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्थिर नहीं रखोगे तो विश्वसनीयता नहीं रहेगी। मतलब कोई इसको नियंत्रित ही नहीं कर रहा, ऐसा अगर पब्लिक में जनता को पता चल जाए, या जो आपूर्ति श्रृंखला है, आपूर्ति तरफ के जो लोग हैं उनको पता चल जाए, तो वो तो हमेशा अपनी प्राइस मूल्य जो रखेंगे ज़्यादा रखेंगे। तो मुद्रास्फीति को स्थिर रखना तो बहुत महत्वपूर्ण है ना। यह बदले में निवेशकों के लिए अनिश्चितता को कम करता है। यदि मुद्रास्फीति की निश्चितता नहीं है, मुझे मालूम नहीं है, तो मैं निवेश करने में हिचकिचाऊंगा,
कि निवेश करूं या नहीं करूं, महंगाई कब कितनी हो जाए मालूम नहीं है, आइडिया नहीं लगता। तो क्या करेंगे, लोग निवेश करने से हिचकिचाएंगे और यहाँ तक खपत करने में, है ना, खर्चा करने में भी वो हिचकिचाएंगे कि सर यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जो महंगाई है वो किस रेट से बढ़ रही है, कभी भी बढ़ जाती है, कभी भी कम हो जाती है, इसमें कोई स्थिरता ही नहीं है। तो क्या रहेगा, लोगों का भरोसा नहीं रहेगा निवेश के प्रति और खर्चे के प्रति। लोग खर्चा भी कम कर देंगे और निवेश भी कम कर देंगे। अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी बात नहीं है। अर्थव्यवस्था के लिए खपत होना बहुत जरूरी है। अर्थव्यवस्था के लिए दो महत्वपूर्ण बातें आप हमेशा याद रख लो, उत्पादन और खर्च। उत्पादन, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन जरूरी है, वो उत्पादित हो जाती हैं तो उनका बिकना जरूरी है मार्केट में। यदि उत्पादन कर लो आप और बिके नहीं तो भी कोई काम की नहीं है। उत्पादन के साथ साथ क्या जरूरी है, उनका बिकना जरूरी है। कब बिकेंगी, जब लोग खर्चा करेंगे, जब बिकेंगी। तो लोगों का भरोसा जो है वो उठ जाएगा। यहां से अनिश्चितता को कम करता है, बाहरी प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है और इस प्रकार विकास को बढ़ावा देता है ना। अब लोगों में क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, भरोसा बढ़ेगा, तो लोग निवेश करेंगे, है ना, और निवेश करेंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी बात है। यह महत्वपूर्ण मुद्रास्फीति लक्ष्य प्रेषण है जिसे मौद्रिक नीति समिति ने अस्थायी रूप से कोविड-19 और इसके क्रूर प्रभाव के मद्देनजर अलग रखा है, जबकि केंद्रीय बैंक वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने और एक टिकाऊ समर्थन का समर्थन करने के लिए सभी उपलब्ध नीति उपकरणों का उपयोग करने पर अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करता है। अब यहां पे बोल रहे हैं कि भैया इस समिति ने तो इस पे मुद्रास्फीति पे ध्यान नहीं दिया, बोला कि दूसरे कारण कर लो। लेकिन आरबीआई जो है मुद्रास्फीति को स्थिर रखता है और उसको सुधार करने के लिए, उसको स्थिर बनाए रखने के लिए जो दूसरे उपाय हैं उनका उपयोग करता है। आइए चर्चा कर लेते हैं आज का दूसरा मुद्दा कि सर ई रूपी क्या है। अभी ई रूपी में ना बहुत सारे लोगों का मानना है कि सर ये डिजिटल करेंसी है, डिजिटल मुद्रा है सर, ये आभासी करेंसी है सर, आभासी मुद्रा है ये। नहीं भाई, ई रूपी बाउचर सिस्टम। क्या है ये? बाउचर सिस्टम, है ना। बाउचर सिस्टम में क्या होता है, आपने इसके पहले कई तरह के बाउचर्स उपयोग किए होंगे। बाउचर क्या होता है, बोला कि सर जैसे आपको कहीं से गिफ्ट कार्ड मिला, अमेजन या फ्लिपकार्ट के बाउचर्स मिल जाते हैं आपको क्रेडिट कार्ड के पेमेंट करने पे, या किसी और तरीके से आपको क्या मिल गया, बाउचर मिल गया। आपको अमेजन का एक बाउचर मिल गया 1000 रुपए का, 1000 का आपको अमेजन का बाउचर मिल गया। क्या करोगे, कहां पे इसका आप उपयोग कर सकते हो? मैं बोल रहा हूं आपको अमेजन का बाउचर मिला, क्या आप इससे फ्लिपकार्ट से सामान खरीद सकते हो? सर कैसी बात कर रहे हो? बस ई रूपी भी ऐसी ही बात करता है। ई रूपी भी क्या बोलेगा, जिस उपयोग के लिए और जिस व्यक्ति को दिया है ना, वही व्यक्ति और जिस उद्देश्य के लिए दिया उसी उद्देश्य के लिए इसका उपयोग किया सकता है। ये एक तरह का बाउचर है, ना कि कोई डिजिटल करेंसी है। आइए देख लेते हैं कैसे काम करता है। क्या है खबरों में, नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री क्या बोला उन्होंने कि बोले डिजिटल मुद्रा की दिशा में ये पहला कदम है। भाई इससे भी ना आप ये मत समझ लेना कि ये डिजिटल मुद्रा है। तो ये पहला कदम क्यों बोल रहे हैं? पहले हम ये देख रहे हैं कि ये पेमेंट सिस्टम जो है, हम बाउचर पेमेंट सिस्टम लेके आ रहे हैं, क्या इसको हम उपयोगी बना सकते हैं, इससे क्या फायदे नुकसान हो सकते हैं, उसको जानने के लिए हम ये सिस्टम लेके आए हैं। ई रूपी का बाउचर सिस्टम लेके आए हैं कि इसको पहले हम उपयोग करके देखते हैं, इसकी सफलता के बाद हम डिजिटल करेंसी के बारे में आगे बढ़ेंगे। इसलिए एक कदम माना जा रहा है डिजिटल करेंसी की तरफ, और इसका कोई रिलेवेंस नहीं है, इसका कोई उपयोग नहीं है, इसका कोई महत्व नहीं है डिजिटल करेंसी के लिए। सिर्फ इतना सा महत्व है कि इसके द्वारा देख लेते हैं कि हम ई रूपी का पेमेंट सिस्टम तरीके से चला पा रहे हैं या नहीं चला पा रहे हैं, या इसमें क्या कमियां हैं, या किसमें क्या सुधार की जरूरत पड़ेगी हमें। आ जाइए, तो इन्होंने ई रूपी लॉन्च कर दिया है, ठीक है। इसको किसने बनाया है? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, इसको हम एनपीसीआई बोलते हैं शॉर्ट में। और किसने बनाया है? वित्तीय सेवा विभाग। और किसने बनाया है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। और किसने बनाया है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा विकसित किया गया है। ये नाम आपको याद रखने हैं, 4 नाम है यहाँ पे, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई, दूसरा वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। 4
इन लोगों ने ई रूपी वाउचर सिस्टम बनाया है, विकसित किया गया है। और क्या बोल रहे हैं ये, व्यक्ति विशिष्ट और उद्देश्य विशिष्ट। ये बहुत महत्वपूर्ण है इस वाउचर के संबंध में बात। मैंने अभी एग्जांपल में आपको उदाहरण में बताया था कि अमेजन का वाउचर मिस्टर राहुल गौतम के नाम पे मिला है, तो और उसमें भी क्या लिखा है कि कपड़े खरीदने के लिए है। तो अब जो मिस्टर राहुल गौतम है वो उस वाउचर का उपयोग कर पाएंगे, और किसके लिए कर पाएंगे, वो कपड़े खरीदने के लिए। वो भी कहां से, अमेजन से ही। बोला फ्लिपकार्ट से नहीं खरीद सकते इससे सामान, अमेजन से ही खरीदा जाएगा, अमेजन का वाउचर है ये। इसी प्रकार का ई रूपी वाउचर रहेगा, व्यक्ति विशिष्ट और उद्देश्य विशिष्ट। ई रूपी आभासी मुद्रा नहीं है, आभासी मुद्रा से अलग है अभी भी। क्यों ये आभासी मुद्रा से अलग है, बोला कि जो ई रूपी है ना, इसमें अंतर्निहित परिसंपत्ति क्या होगी, बोला जो अभी हमारे रुपए चलते हैं ना, जो हमारे रुपए हैं ना, वही यदि आपके पास 500 का ई रूपी वाउचर है तो इसके संदर्भ में 500 रुपए का 500 रुपए जो है इसको परिसंपत्ति है, इसके संबंध में रखे गए हैं। सिर्फ यही रुपए हैं, इनको हमने इलेक्ट्रॉनिक रूप दिया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और क्या है ई रूपी, उसके बारे में जान लेते हैं। ई रूपी ये कैशलेस और संपर्क रहित प्रणाली है, पेमेंट सिस्टम है बेसिकली। ये कैशलेस है, संपर्क रहित है और डिजिटल भुगतान है। कैसे हो जाएगा, बिना स्मार्टफोन के हो जाएगा, बोल रहे हैं हाँ। इसमें एक SMS आएगा आपके पास या एक QR कोड रहेगा। वो लाभार्थी जो है, जिस व्यक्ति को मिलने वाला है, उसके मोबाइल पे एक SMS आ जाएगा या उसको एक QR कोड प्राप्त हो जाएगा। फिर क्या करेगा वो, यह अनिवार्य रूप से एक प्रीपेड गिफ्ट वाउचर है, क्योंकि इसमें पहले से ही पैसे लोडेड हैं, पैसे जमा हैं इसके। वाउचर की तरह होगा जिसे बिना किसी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग और विशिष्ट स्वीकार करने वाले केंद्रों पर भुनाया जा सकता है। मतलब इसका उपयोग हर कहीं नहीं करोगे, जहां पे इसका लिखा हुआ है, जिस जगह के लिए लिखा हुआ है, जिस व्यक्ति के लिए लिखा हुआ है, जिस उद्देश्य के लिए लिखा हुआ है, वहीं पे विशिष्ट लिखा है यहाँ पे ना, विशिष्ट स्वीकार करने वाले केंद्रों पे ही भुना जा सकेगा। हर कहीं नहीं कर सकते, और ना ही इसमें इनकी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मोबाइल ऐप और इंटरनेट बैंकिंग की आपको जरूरत पड़ेगी। इस सिस्टम को कौन चलाएगा, NPCI वही, और जिसने अभी UPI जिसका प्लेटफॉर्म पर बनाया था, और इसमें बैंकों को शामिल किया गया है जो जारीकर्ता संस्थाएं होंगी। ई रूपी को इशू कौन करेगा, जारी कौन करेगा, बैंक्स जारी करेंगे बोल रहे हैं। किसी भी कॉर्पोरेट या सरकारी एजेंसी को साझेदार बैंकों से संपर्क करना होगा जो निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र के ऋणदाता हैं, विशिष्ट व्यक्तियों के विवरण और उस उद्देश्य को जिसके लिए भुगतान किया जाना है। लाभार्थियों को पहचान उनके मोबाइल नंबर या उपयोग करके की जाएगी, और किसी बैंक द्वारा किसी को दिए गए व्यक्ति के नाम पर सेवा प्रदाता को आवंटित वाउचर केवल उस व्यक्ति को दिए जाएंगे। इसका उपयोग कैसे किया जाएगा, सरकार के अनुसार ई रूपी कल्याण सेवाओं, यहां महत्वपूर्ण है। मतलब इसका उद्देश्य क्या है, अभी हम इसको क्यों लेके आए हैं, तो सरकार ने बोला ई रूपी का हम उपयोग कल्याण सेवाओं को लीक प्रूफ डिलीवरी, क्या होता है, कल्याण सेवाएं जो हैं, जैसे आपकी मनरेगा हो गई, आयुष्मान भारत योजना हो गई, जिसमें आपको बीमा मिलता है, आपके स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं होती हैं उनके उपलक्ष्य में आपको बीमा भारत आयुष्मान योजना के अंतर्गत उपलब्ध है ना। प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, जो जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, जो कल्याण योजनाएं हैं, जो जनता के कल्याण के लिए हैं, उन योजनाओं के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। लीक प्रूफ डिलीवरी मतलब बोला कि सरकार किसी व्यक्ति को 100 रुपये देना चाह रही है, लेकिन सरकार का मानना है कि भाई जो भ्रष्टाचार होता है उसके कारण सरकार जिसको 100 रुपये देना चाह रही, उस व्यक्ति तक वो रुपए नहीं पहुंच रहे, तो बोला कि उसमें ई रूपी सहायक हो जाएगा। अभी उसको हम क्या करेंगे, उद्देश्य विशिष्ट और व्यक्ति विशिष्ट बना के भेजेंगे। अब ये 100 रुपये का वाउचर दे देंगे, जिस व्यक्ति को देना चाह रहे हैं और जिस उद्देश्य के लिए देना चाह रहे हैं वो लिख के दे देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, जो पैसा 100 रुपये हम जिस व्यक्ति तक पहुंचाना चाह रही सरकार, वो उस व्यक्ति तक पहुंचा जाएगा। लीक प्रूफ हो जाएगा कि 100 रुपये का 100 रुपये उस व्यक्ति तक पहुंच रहा है। ऐसा नहीं कि सरकार 100 रुपये खर्चा कर रही है, उस व्यक्ति तक 20 रुपये पहुंच रहा है। इस तरह के लीकेज को सरकार कम करना चाहती है, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका उपयोग लिखा भी यहाँ पे, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उर्वरक जो किसान होते हैं उनके लिए उर्वरक सब्सिडी आदि योजनाओं के तहत, मातृ एवं बाल कल्याण योजनाओं में,
टीबी उन्मूलन कार्यक्रमों, दवाओं निदान के तहत दवाएं, पोषण सहायता प्रदान करने के लिए, योजनाओं के तहत सेवाएं देने के लिए किया जा सकता है। सरकार बोल रही इतनी सारी योजनाएं जो चल रही हैं, हम इसमें इसका उपयोग करेंगे जिससे कि इनमें जो होने वाला, जो इसमें भ्रष्टाचार जो होता है उसको कम किया जा सके। सरकार ने यह भी कहा है कि निजी क्षेत्र, जो प्राइवेट सेक्टर है, निजी क्षेत्र जो है वह भी अपने कर्मचारियों को किसी प्रकार की योजना चला रहा है या किसी प्रकार का फायदा देना चाहता है तो इन वाउचर सिस्टम का उपयोग कर सकता है। जैसे एक जो होता है सामाजिक दायित्व, निगमीय सामाजिक दायित्व, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको हम बोलते हैं, जो कंपनियां होती हैं उनको अपना कुछ पैसा जो है वो जनता के कल्याण के लिए खर्च करना होता है, तो वो कंपनियां भी इन वाउचर सिस्टम का उपयोग करते हुए अपनी योजनाओं को चला सकते हैं। जैसे कि बोला कि एक कंपनी जो है वो अपने कर्मचारियों को खाना देना चाहती है, लेकिन वो अगर नगद पैसे देती है तो कर्मचारी उसका खाना नहीं खा के कुछ दूसरा उपयोग कर लेता है। तो अभी क्या बोला कि ये वाउचर सिस्टम लेके जाओ, ये वाउचर जिस व्यक्ति को देना चाहे उसके नाम पे बनाओ और जिस उद्देश्य के लिए बना रहा है उस उद्देश्य का नाम लिखो यहाँ पे। उसके अलावा उस वाउचर का उपयोग कहीं और नहीं किया जा सकता है। चलो, तो सर क्या यह व्यवस्थाएं अभी पहली बार लागू हो रही है इस तरह कोई सिस्टम? इसके कोई वैश्विक उदाहरण है क्या? वो हमने इकट्ठे किए हुए यहाँ पे कि अभी दुनिया में कहाँ कहाँ पे ये सिस्टम ऑलरेडी पहले से ही चल रहे हैं। तो अमेरिका में शिक्षा वाउचर उपलब्ध होता है, स्कूल वाउचर भी इसको बोलते हैं, प्रणाली है। क्या होता है इसमें कि जिस बच्चे को सरकार पढ़ाना चाह रही है उसको वाउचर उपलब्ध करा दिया जाता है। वो बच्चा उस वाउचर को कहीं जहाँ पे वो जो उद्देश्य है, जो संस्था को नियुक्त किया गया, उस संस्था के पास उस वाउचर को दे के अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकता है ना। और भी हैं जो लक्षित वितरण प्रणाली बनाने के लिए राज्य द्वारा वित्त पोषित शिक्षा के चुने गए छात्रों के लिए सरकारी वित्त पोषण का प्रमाण पत्र। यह अनिवार्य रूप से छात्रों के माता पिता सीधे उनके बच्चों को शिक्षित करने के विशेष उद्देश्य के लिए दी जाने वाली सब्सिडी है, जिसके बारे में मैंने ऊपर चर्चा की थी। इसके अलावा अमेरिका के अलावा कहाँ कहाँ पे हैं? कई अन्य देश जैसे कोलंबिया है, चिली है, स्वीडन है, हांगकांग आदि स्कूल वाउचर सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है। कुछ देश जो हैं जो पहले से ही इस सिस्टम का उपयोग कर रहे थे, जिसका इस्तेमाल हम अभी करना चाह रहे हैं ई-रूपी के माध्यम से। अब हम चर्चा कर लेते हैं आज के नए विषय के बारे में, पूर्वव्यापी कराधान की वापसी। सबसे पहले तो समझना है कि सर पूर्वव्यापी कराधान होता क्या है। उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। आइए, अभी सरकारें जो हैं वो उदाहरण के लिए यदि आपकी आय एक वित्त वर्ष में, आपकी आय जो है एक वित्त वर्ष में 20 लाख रुपए है, ठीक है, कितनी है? 20 लाख रुपए। सरकार बोलती है, ये जो मैं आपको बता रहा हूं 2020-21 के दौरान आपकी ये आय रही। सरकार ने 20-21 के पहले जो बोला था, 20-21 के लिए बोला था कि इस पे हम ना 20% कर लेंगे। आपने बोला ठीक है, सरकार हो, कर ले सकते हो, ले लीजिए। आपने कर का भुगतान कर दिया 20% के हिसाब से, ठीक बात है ना। 20-21 खत्म हो चुका है। अभी हम कौन सा वित्तीय वर्ष चल रहा है? 2021-2022। अभी 1 जुलाई 2021 को सरकार बोलने लगी कि भैया जो उनकी आपकी आय जो 20 लाख थी ना, इस पे हम ना 20% नहीं लेंगे, हम ना 30% टैक्स लेंगे। ये क्या हो गया? पूर्वव्यापी। जो चीज हो चुकी है, जिस पे कर लग चुका है, उस पे दोबारा कर लगा रहे हैं, उस पे कर बढ़ा रहे हैं। या जो चीजें आपके कर के दायरे में शामिल नहीं थी, उनको कर के दायरे में शामिल किया जा रहा है। पहले ऐसी कोई आय थी जो कि आपको जिस पे कर नहीं देना था, अभी बोला कि उस आय पे आपको कर देना है। इसको बोलते हैं पूर्वव्यापी कराधान। गलत लग रहा होगा आपको थोड़ा सा, आइए आगे समझते हैं। पूर्वव्यापी कराधान क्या है? एक लेन देन या सौदे पर लगाया कर जो अतीत में आयोजित किया गया था। यहाँ पे महत्वपूर्ण बात क्या लिखी है सर? बाकी सब तो ठीक है, अतीत में आयोजित किया गया था। जो घटना हो चुकी है उसके बाद उस पर आप टैक्स लगाने की बात कर रहे हो, उस लेन देन का
सब कुछ खत्म हो चुका है, उसके बाद आप उस पर टैक्स लगा रहे हो, है ना। लेन देन का निपटान होने के बाद उस समय उस पर कर नहीं लगता था, अभी लेकिन आप बोल रहे हो कि हम उस लेन देन पे भी कर आयोजित करेंगे। भारत में इसे वित्त अधिनियम 2012 में संशोधन में पेश किया था और क्या बोला था कि 1962 के बाद के जितने भी निष्पादित सौदे हैं उस पे हम पूर्वव्यापी कर लगाने में सक्षम हो जाते हैं। 2012 में कांग्रेस सरकार थी, वो ऐसा विधेयक लेके आए थे, संशोधन किया करवाया था उसमें। और उसमें क्या था, उसमें एक जो क्लॉज था महत्वपूर्ण, वो था कि विदेशी इकाइयों के शेयरों के जो विदेशी इकाइयां थी उनके जो अंश होते हैं उनके हस्तांतरण में जो संपत्ति भारत में थी उस पर कर लगाना चाह रहे थे। इसमें बहुत चर्चित जो मामला है वो वोडाफोन का और केएन एनर्जी का है। दोनों पे भारत सरकार ने टैक्स मांग लिया था, कर मांग लिया था। इसके बाद क्या हुआ, ये हमने लगा दिया, इन दोनों कंपनी ने अपनी संपत्तियां बेच दी और संपत्तियां बेची, अंश जो बेचे, उसके बाद भारत सरकार ने बोला कि हम आप पे अभी कर लगा रहे हैं। 2012 में आके बोला और सौदे हो गए थे 2006, 7, 8 में, सौदे पहले हो चुके हैं। 12 में जाके हमारी सरकार बोलती है अब हम कर लगाना चाह रहे हैं। तो इन्होंने केस भी लड़े, केस लड़े तो भारत सरकार जो केस है वो हार चुकी थी, है ना। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता आदेश भारत के खिलाफ मिले। भारत सरकार ने बोला कि ये हमारा संप्रभु है, हम चाहें तो टैक्स लगा सकते हैं, इसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच में आने की जरूरत नहीं है, ये सब बोला। लेकिन छवि तो खराब हो रही थी ना, बोलने के तो आप कुछ भी बोल सकते हो। जो विदेशी निवेशक हैं उनका भरोसा भारत के प्रति डगमगा रहा था। यार ये कैसा देश है जहां पे क्या बोल रहे हैं, शुरुआत में पता नहीं है, बाद में कभी भी किसी भी दिन से बोल देते कि हम टैक्स लगा लेंगे, कर लगा लेंगे आपके ऊपर। तो निवेशक इस अनिश्चितता के माहौल से डरता है, उसको ये चीज पसंद नहीं आती। उसको आप पहले बता दो कि हम आपके ऊपर इतना कर लगाएंगे। अभी उसका सौदा हो गया, उसका भुगतान हो गया, उसका निपटान हो चुका है, उसके बाद बोल रहे हो कि हम उस सौदे पे आप पे टैक्स लगाना चाह रहे हैं। तो ये गलत बात थी। विशेषज्ञों का तर्क है पूर्वव्यापी कराधान कर आतंकवाद, मतलब ये एक तरह का टेररिज्म है, एक तरह का आतंकवाद है अगर आप इस तरह से कोई काम करते हैं तो। इससे निवेशों के बीच अनिश्चितता बढ़ती है और किसी देश में पूंजी प्रवाह को बाधित कर सकता है। आपके पास इन्वेस्टमेंट्स, आपके पास निवेश नहीं आएगा बाहर से, विदेशों से, अगर आप इस तरह की कोई नीति को अपनाएंगे तो। ये कानून आया कब था, है ना, संशोधन क्या हुआ वो हम ही बात करेंगे। अभी आया कब था, इस कानून की जड़ें 2007 से हैं, जब वोडाफोन ने भारत में हच के दूरसंचार संचालन में 11.1 बिलियन डॉलर में बहुमत हिस्सेदारी खरीदी थी। हच ने वोडाफोन को खरीद लिया, वोडाफोन ने हच को खरीद लिया था। जबकि इस सौदे में हच के भारतीय परिचालन के हाथों को बदलना शामिल था। ये सब लेन देन हुआ, उसके दौरान क्या बोला था कि भैया भारत सरकार ने बोल दिया, फैसला सुनाया कि वोडाफोन उसे पूंजीगत लाभ हुआ है इस संपत्ति को बेचने के चक्कर में, इसलिए उसको क्या करना पड़ेगा, कर का भुगतान करना पड़ेगा, ऐसा भारत सरकार ने बोल दिया। और जो संपत्तियां उनका हस्तांतरण शामिल है, इसलिए हम इस पर कर लगा रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि उस समय भारतीय कानून में ऐसा कोई नियम नहीं था जो इस तरह के कराधान की अनुमति देता था। 2007 में हमने वोडाफोन को बोला कि आपने अपनी जो संपत्ति है वो हज को बेच दी, उसमें आपको क्या हुआ है, पूंजीगत लाभ हुआ है। बोला पूंजीगत जो लाभ हुआ है इस पे आप हमें कर दे दो। और हम उस चीज के लिए कर मांग रहे थे जो कि भारतीय नियमों में, अधिनियमों में था ही नहीं ऐसा नियम। इसलिए तो क्या किया था, 2007 में शुरुआत हुई, 2012 में जाके हम ये अधिनियम लेके आए थे पूर्वव्यापी कराधान का, जिससे कि हम ये वाला कर वसूल सकें। वोडाफोन ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में चला गया था और 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने भी वोडाफोन के पक्ष में निर्णय दिया था। तो वोडाफोन के पक्ष में निर्णय चला गया सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया भारत सरकार आप गलत हो। तो भारत सरकार ने क्या किया, बोला कि पार्लियामेंट तो हमारा है ना, संसद तो हमारी है ना, हम वहां पे जाके ऐसा कानून बनाएंगे जो इस तरह के कर को लगाने की अनुमति देगा। इसलिए 2012 में वित्त अधिनियम संशोधन के अंतर्गत
हम पूर्वव्यापी कराधान ले आए थे, जिसमें 1962 के बाद जो निष्पादित सौदे हुए हैं उन पे कर वसूला जा सके। इस प्रकार जो कर अधिकारी थे उन्होंने वोडाफोन पे 7,990 करोड़ रुपए का कर लंबित बता दिया था। बोला कि टैक्स काटना था, आपने नहीं काटा। इसके बाद 2006 वाला जो केएन एनर्जी केस था उसमें 10,247 करोड़ का टैक्स लगा दिया था। इसके बाद जब हमारी बात नहीं बनी, जब वोडाफोन और केएन एनर्जी को लगने लगा, तो वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पे चले गए। अंतर्राष्ट्रीय मंच पे भारत के खिलाफ ही फैसला फिर से आया कि बोला कि भारत आप गलत कर रहे हो, इस तरह से काम नहीं किया सकता। आप किसी व्यक्ति पे पूर्वव्यापी कराधान नहीं कर सकते, उसको बिना बताए बैक डेट से आप टैक्स नहीं लगा सकते, है ना। तो अभी क्या आया है, कराधान कानून संशोधन विधेयक 2021 क्या आया है, मई 2012 में जो हमने लेके आए थे, दावे को छोड़ने के लिए पेश करता था, जिसमें भारतीय संपत्ति का अप्रत्यक्ष हस्तांतरण शामिल है निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने पे। अभी क्या संशोधन आया है, बोला कि जो हमने 2012 का जो अधिनियम लेके आए थे पूर्वगामी कराधान, उसके तहत जितने भी केसेस मामले चल रहे हैं उन मामलों को समाप्त करना, कुछ शर्तें रखी हैं, और बोला कि हम पूर्वव्यापी कराधान को छोड़ने तैयार है भारत सरकार। ऐसा संशोधन आया है। वो छोड़ने के लिए, वो कराधान छोड़ने के लिए कुछ शर्तें हमने जरूर रखी हैं। वो शर्तें क्या है एक बार देख लेते हैं। इस शर्त में लंबित मुकदमे को वापस लेना, कि भैया जो मुकदमा चल रहा है उसको हम वापस ले लेंगे, आपको भी वापस लेना पड़ेगा मुकदमा, और यह आश्वासन शामिल है कि हर्जाने के लिए कोई दावा दायर नहीं किया जाएगा। बोला पहले तो आप ना अपना मामला वापस ले लो, और उसके बाद किसी भी प्रकार का हर्जाना हमारे खिलाफ, भारत सरकार के खिलाफ नहीं लगाएंगे। दूसरा, प्रस्तावित परिवर्तनों के अनुसार मई 2012 से पहले हुए लेन देन पर की गई किसी भी प्रकार की कर की मांग को छोड़ दिया जाएगा। बोला 2012 के पहले अगर किसी प्रकार का कर आपका बन रहा था इस नियम के, इस अधिनियम के तहत, हम उसकी मांग नहीं करेंगे, उसको हम छोड़ देंगे, और पहले से एकत्र किए गए किसी भी कर के बिना ब्याज को चुकाया जाएगा। बोला यदि हमने इसके उपलक्ष्य में आपसे किसी प्रकार का कर वसूल करके रख लिया है भारत सरकार ने, तो उसको हम वापस कर देंगे, लेकिन उस पर किसी प्रकार का ब्याज आपको नहीं देंगे। और क्या बोला, पात्र होने के लिए संबंधित करदाताओं को सरकार के खिलाफ सभी लंबित मामलों को छोड़ना होगा और हर्जाना और लागत की कोई मांग करने का वादा करना होगा। बोला पहले केस हटा दो, मामला हटा दो, खारिज करवा दो मामले को, और उसके बाद यह भी वादा करो हमसे कि आप भविष्य में किसी प्रकार का हमसे हर्जाना, लागत या किसी प्रकार का पैसा इस संबंध में नहीं मांगेंगे, तब जाके आप इसके लिए पात्र करदाता बनेंगे। तो मुद्दा क्या है, इसको हम एकत्रित करते हैं। 2012 में लेके आए, 2012 के जो केसेस अभी चल रहे हैं, मामले जो चल रहे हैं, उन मामलों को भारत सरकार खत्म करने तैयार है। इस कानून के तहत ये कानून भी खत्म कर देंगे हम, और ये आपके जो मामले चल रहे हैं उनको भी खारिज कर देते हैं, लेकिन कुछ शर्तें हैं। आपको केस खत्म करना होगा, कोई हर्जाना नहीं मांगेंगे, आपसे यदि किसी प्रकार का हमने कर वसूल लिया है तो उसको बिना ब्याज के हम वापस कर देंगे। इन संशोधनों का महत्व क्यों है, क्यों ये जरूरी है, क्या इससे फायदा होगा हमें? तो ये सबसे पहले बात हम पहले भी बोल रहे थे कि भाई इस तरह के कर को क्या बोलते हैं हम, आतंकवाद कर, या आतंकवाद समर्थन करने के बराबर कृत्य है ये जो हम कर रहे थे। तो इससे क्या होगा, भारत के जो धब्बा था वो हट जाएगा कि ऐसा काम अब हम नहीं करते, भारत की छवि में सुधार होगा। यह तर्क दिया जाता है कि इस तरह के पूर्वव्यापी संशोधन कर निश्चितता के सिद्धांतों के खिलाफ है ना। कर में निश्चितता होनी चाहिए कि कितना वसूलेंगे आप, पता होना चाहिए उसको, सामने वाले को, जो करदाता है उसको मालूम होना चाहिए कि कितना कर लगाएंगे। तो कर निश्चितता के खिलाफ हो गया, आपने अनिश्चितता पैदा कर दी इस तरह के कानून बना के। यह आकर्षक गंतव्य के रूप में भारत की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाते थे, है ना, भारत को, कि भाई हमारे यहाँ निवेश लेके आओ, निवेश लेके आओ, हम बोलते हैं जाके विदेशों में, तो कई बार जो विदेशी निवेशक है वो हमसे इस तरह की बातें कर सकते थे या करते थे कि आपके यहाँ तो पूर्वव्यापी कराधान का सिस्टम है वो लागू होता है, इस तरह के सिस्टम में, इस तरह के अनिश्चितता में हम आपके यहाँ निवेश नहीं कर सकते। तो वो अब सब बातें नहीं होंगी यहाँ पे। यह कराधान समाप्त करने में मदद करने के अलावा एक निष्पक्ष और पूर्वनिमेय शासन के रूप में भारत की प्रतिष्ठा को बहाल करने में मदद करेगा, भारत की छवि जो है वो ठीक हो जाएगी। यह भारत में निवेश के माहौल में सुधार करेगा, जिससे मेक इन इंडिया
उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना आदि योजनाओं के लिए अनुकूल होगा। मेक इन इंडिया के लिए अनुकूल हो जाएगा, भारत में निवेशकों के लिए अनुकूल स्थिति पैदा करेगा, भारत में जो निवेश करना चाहते हैं उनके लिए एक निश्चितता का माहौल उपलब्ध कराएगा। इसलिए ये महत्वपूर्ण है, इसलिए सरकार ने इसको हटाने के बारे में, वापस लेने के बारे में सोचा है और ये प्रावधान बनाए हैं। चलिए अब हम चर्चा करेंगे आज के अगले विषय के बारे में, जो कि है फैक्टरिंग विनियमन विधेयक 2021। संशोधन है इसमें, इसके पहले भी ये अधिनियम चला आ रहा था, अभी इसमें संशोधन आया है। तो क्या संशोधन है देख लेते हैं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या आपको फैक्टरिंग मालूम है? सर शब्द तो बहुत भारी है, देख लेते हैं फैक्टरिंग का मतलब क्या होता है। इसको हम हिंदी में आढ़तिया बोलते हैं, आढ़त बोलते हैं, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है, ये फैक्टरिंग क्या होता है, पहले 1 मिनट वो समझ लेते हैं। जैसे कि आप एक बिजनेसमैन है, एक व्यवसायी हैं, ठीक बात। अभी आपने 100 करोड़ रुपीस का माल जो है, वस्तु एवं सेवाएं हैं, वो बेचा है। किसको बेचा? बोला कि हमने XYZ लिमिटेड को ये माल बेचा है। और आप कौन हैं? आप हैं ABC लिमिटेड। ABC ने XYZ को 100 करोड़ का माल बेचा है। तो अब ABC के लिए XYZ कौन हो गया? ABC के लिए XYZ जो कौन है, वो देनदार हो गया। देनदार कौन है? XYZ ABC के लिए। अभी ये जो माल बेचने की शर्त है, उसमें XYZ ने क्या बोला था कि मैं जो आपका पेमेंट करूंगा ना, वो 90 दिन में करूंगा। कब करूंगा? 90 दिन के बाद आपको भुगतान करूंगा। तो अब ABC ने सोचा ये तो बहुत दिक्कत हो गई, जो भुगतान है वो 90 दिन के बाद आएगा, माल तो मेरे हाथ से आज चला गया। अभी ABC को पैसे की जरूरत पड़ी। अब ABC किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहा था, क्या करे वो, उसको 100 करोड़ रुपए दे दे आज और XYZ से अपना भुगतान वसूल कर ले, ठीक बात। तो अभी यहां पे क्या मिल गया उनको, एक व्यक्ति मिल गया ऐसा। उसने क्या बोला कि भाई ABC आज तुम मुझसे क्या ले लो, 90 करोड़ रुपए ले लो, ठीक है। और मैं XYZ से 90 दिन बाद XYZ से 100 करोड़ रुपए ले लूंगा। ABC ने बोला ठीक है, पैसा आज मिल रहा है, जरूरत आज है, 90 करोड़ दे दे। तो सर 10 करोड़ क्या हो गया? 10 करोड़ इस व्यक्ति का फायदा हो गया, जिससे लिए तो उसने आज पेमेंट किया है। इसी पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं फैक्टरिंग। आढ़त कमीशन, इसने अपना क्या बचा लिया? कमीशन बचा लिया। फैक्टर इसको बोलेंगे। ये जो व्यक्ति यहां पे था, इसको हम आढ़तिया बोलेंगे, इसको फैक्टर बोलेंगे। ये पूरी प्रोसेस को हम फैक्टरिंग बोलते हैं, ठीक बात। आपको फैक्टरिंग समझ में आ गया। अब देख लेते हैं फैक्टरिंग जो होती है, इसमें क्या संशोधन आया है। फैक्टरिंग बिजनेस क्या है, जो मैंने अभी आपको समझाया वही लिखा हुआ है यहाँ पे। फैक्टरिंग व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय है जहां एक इकाई एक राशि के लिए किसी अन्य इकाई की प्राप्त राशि प्राप्त कर लेती है ना। अब जो हमारे उदाहरण था उसमें हमने क्या बोला था कि ABC का देनदार कौन था? XYZ। अभी ABC ने एक का नाम का व्यक्ति था, उससे पैसे ले लिए थे। अभी का यहाँ पे आढ़तिया हो गया था और का व्यक्ति XYZ से पैसा वसूलेगा, क्योंकि उसने ABC को 90 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया था। अच्छा, इसमें क्या होता है, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये जो डेटर्स जिनको हम बोलते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स भी बोलते हैं या देनदार बोलते हैं, इन देनदारों को बैंक में सुरक्षा निधि के रूप में, सिक्योरिटी के रूप में रख के लोन ले सकते हैं, वो फैक्टरिंग नहीं है।
है ना, वो बैंक लोन कहलाया जाएगा, सीसीओडी के अंतर्गत उसको वो आता है। ठीक है, फैक्टरिंग तो वो है कि जहां पे आपने अपने देनदार जो है वो उस व्यक्ति को वसूलने की जिम्मेदारी दे दी जिस व्यक्ति से आपने पैसा लिया। बैंक के द्वारा जो लोन लिया जाता है ऐसे देनदारों को सिक्योरिटी के रूप में रख के, वो फैक्टरिंग नहीं है। अब क्या बोल रहे हैं, एक बैंक एक पंजीकृत गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान या गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, एनबीएफसी जिनको हम बोलते हैं, वो इस अधिनियम में पंजीकृत कंपनी हो सकती है। बोला कौन कौन हो सकते हैं फैक्टर के रूप में, प्राप्त कुल राशि किसी भी सामान सेवाओं या सुविधा के उपयोग के लिए ग्राहकों को देनदार के रूप में संदर्भित बकाया है अभी भी भुगतान किया जाना है ना। देनदार बोल रहे हैं, उसमें जो राशि होती है वो देनदार है। आपने कोई वस्तु सामान या सेवाएं जो हैं वो उनको उपलब्ध कराई थी, उसके संबंध में वो आपको पेमेंट करेंगे, उसके संबंध में भुगतान किया जाएगा, उसी को हम देनदार बोलते हैं। बिल फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट 2011 में संशोधन करने का प्रयास करता है। किसमें संशोधन कर रहे हैं भैया हम, ये फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट, ये जो बिल है किसमें संशोधन कर रहे हैं, फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट 2011 में संशोधन कर रहे हैं, ताकि उन संस्थाओं का दायरा बढ़ा सके जो फैक्टरिंग व्यवसाय में संलग्न हो सकती हैं। समस्या क्या है, पहले ये समझो कि अभी जो फैक्टरिंग करने वाले लोग हैं ना, फैक्टरिंग करने वाली संस्थाएं हैं वो कम हैं, उन पे इस कानून ने बहुत तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं। उन प्रतिबंधों को कम कर रहे हैं और उनमें छूट दे रहे हैं जिससे कि फैक्टरिंग करने वाली संस्थाएं बढ़ सकें, ये इसका उद्देश्य है। वर्तमान कानून भारतीय रिजर्व बैंक को गैर वित्त कंपनियों को फैक्टरिंग व्यवसाय में बने रहने की अनुमति देता है, और क्या बोलता है कि यदि वह उनका प्रमुख व्यवसाय और उनकी संपत्ति या 50% जो है वो फैक्टरिंग व्यवसाय से होना चाहिए, तभी आप फैक्टरिंग कर सकते हो। आप और भी काम कर सकते हो ना, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, आप लोन दे सकते हो, छोटे छोटे लोन देने का काम करते हैं, हाउसिंग लोन देने का काम करते हैं, और भी काम किए सकते हैं। लेकिन बोला आपका मुख्य व्यवसाय, आपकी मुख्य जो सोर्स ऑफ इनकम जो है वो 50% फैक्टरिंग से आना चाहिए, तभी आप फैक्टरिंग के व्यवसाय में रह सकते हो। विधेयक इस सीमा को हटाना चाह रहा है, बोला कि इसको हम कैंसिल कर देते हैं। ये बोल रहा है ये विधेयक, एक समय में अधिक गैर बैंकिंग उधारकर्ताओं को इस व्यवसाय में अवसर खुल जाता है, छोटे व्यवसायों को वित्तीय तनाव का सामना कर रहे हैं। तो बोला कि ये सीमा हटा दोगे तो और भी जो एनबीएफसीज हैं, और भी जो गैर बैंक वित्तीय कंपनी हैं, उनके लिए अवसर खुल जाते हैं, वो काम कर पाएंगी, छोटे छोटे व्यापारियों को भी फैक्टरिंग का लाभ प्राप्त हो सकता है जो कि घूम रहे हैं। लेकिन बिल में क्या कहा गया है कि भैया ट्रेड रिसीवल जो होते हैं, देनदार जो होते हैं, ट्रेड रिसीवल क्या बोलते हैं इनको हम, देनदार, इसको आपको इस सिस्टम के द्वारा ट्रेड रिसीवल डिस्काउंटिंग सिस्टम के जरिए फाइनेंस किया जाता है। इसके जरिए करना पड़ेगा, वहां फैक्टर की ओर से संबंधित ट्रेडर्स पर द्वारा सेंट्रल रजिस्ट्री के साथ ट्रांजैक्शन के बारे में डिटेल फाइल की जानी चाहिए। आपको जानकारी इस पोर्टल पे अपलोड करनी पड़ेगी, बोला गया है। ठीक है, और ये ट्रेडर्स क्या है, एमएसएमई के व्यापार प्राप्तियों के वित्त पोषण की सुविधा के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक मंच है। ट्रेडर्स एक इलेक्ट्रॉनिक मंच है, यहां पे आपको ये डेटा उपलब्ध कराना पड़ेगा, ये संशोधन बोल रहा है। यह भारतीय रिजर्व बैंक को एक कारक को पंजीकरण प्रमाण पत्र देने, मतलब इसके कारण क्या हो जाएगा, आरबीआई फिर इनको क्या कर देगी, पंजीकरण का प्रमाण पत्र, मतलब आरबीआई इसका पंजीकरण कर सकेगी ऐसे लोगों का जो फैक्टरिंग करना चाह रहे हैं। केंद्र रजिस्ट्री के साथ साथ लेन देन का विवरण दाखिल करने और अन्य सभी मामलों के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। मतलब इनको नियम बनाने का अधिकार मिल जाएगा फैक्टरिंग से संबंधित, एक ये अन्य परिवर्तन है। और क्या है, यह कारकों द्वारा दर्ज किए गए प्रत्येक लेन देन का विवरण को दर्ज करने के लिए 30 दिन की समय अवधि को हटा देते हैं। इस तरह लेन देन के लिए पंजीकरण प्राधिकरण वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण, पुनर्निर्माण और सुरक्षा हेतु के प्रवर्तन सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत केंद्रीय रजिस्ट्री सेटअप है। बोला कि यहाँ पे ये 30 दिन की जो समय सीमा है उसको भी हम यहाँ पे हटा देते हैं। यहाँ प्राप्तियां, असाइनमेंट और फैक्टरिंग व्यवसाय की परिभाषाओं को भी संशोधन कर रहे हैं ताकि ये परिभाषाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की परिभाषाओं के बराबर हो सकें। ये परिवर्तन इस संशोधन के द्वारा किए जा रहे हैं। तो होगा क्या इससे, जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं, लघु मध्यम और सीमांत एमएसएमई जो होते हैं, उनके लिए
वित्त का एक और साधन उपलब्ध हो जाएगा। वो अपने देनदारों के संबंध में देनदारों को किसी को बेच के पैसा प्राप्त कर सकते हैं, उनकी जो तुरंत की आवश्यकता हो उनको पूरा किया जा सकता है। और इसके अंतर्गत जो फैक्टरिंग करने वाले संस्थाएं हैं उनमें भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ठीक बात यहाँ तक। इस विधेयक का महत्व क्या है, इस संशोधनों का क्या मिलेगा? बोल रहे हैं कि वही अभी जो मैंने आपको बताया, एमएसएमई को तरलता मिल जाएगी। तरलता का मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि भाई आपको लिक्विडिटी मिल जाएगी, तुरंत जो कैश क्रंचेस जो होते हैं, तुरंत जो पैसा चाहिए होता है किसी बिजनेस को, वो आसानी से मिल जाएगा, उनको संचालन में मदद करेगा। प्राप्यों में देरी मतलब जो देनदार हैं वो टाइम पे पैसा नहीं देते हैं, वो लेट लतीफ करके पैसा देते हैं, तो उसके कारण एमएसएमई जो है वो कठिनाइयों का सामना करते हैं। और अगर यदि ये बिल आ जाएगा तो उनकी जो सुचारू कार्यशील पूंजी चक्र है वो तरीके से चलता रहेगा। जिस दिन पैसे की जरूरत है देनदार को हम फैक्टर को दे देंगे, फैक्टर हमें पेमेंट कर देगा, तो उनके पास नकदी बना रहेगा। और प्रतिबंधक प्रावधानों को उदार बनाया जाएगा, है ना। इसमें जो प्रतिबंध लगे हुए हैं जैसे कि 50% की सीमा को हटा देंगे, 30 दिन की सीमा को हटा देंगे, तो ये प्रतिबंधक प्रावधानों से हटाने से क्या होगा, और आरबीआई के लिए माध्यम से एक मजबूत नियामक निगरानी तंत्र स्थापित किया जाएगा और आरबीआई के अंडर में इसको हम नियंत्रित कर देते हैं, जिसके कारण क्या होगा, ये सिस्टम तरीके से काम करेगा। गैर एनबीएफसी कारकों और अन्य संस्थाओं को फैक्टरिंग करने की अनुमति देने से छोटे व्यवसायों के लिए उपलब्ध धन की आपूर्ति में वृद्धि होने की उम्मीद है। इसके परिणाम स्वरूप निधियों की लागत में कमी आ सकती है। ऋण में कमी आने वाले छोटे व्यवसायों तक उनकी पहुंच में वृद्धि हो सकती है, जिससे उनकी प्राप्त राशियों के समय पर भुगतान सुनिश्चित हो सकते हैं। तो बोला इतने सारे फायदे मिल रहे हैं आपको। पहला फायदा तो क्या बोला कि एमएसएमई को जो तरलता मिलनी चाहिए वो मिल जाएगी, समय पे उनके देनदार पैसा वापस नहीं करते, तो इसके कारण अगर नहीं पैसा वापस आ रहा है तो वो फैक्टर से जाके पैसा ले लेगा, पहला फायदा। दूसरा बोला प्रतिबंधक प्रावधान कम कर देंगे, उदार बना देंगे इनको, और साथ में इसकी नियंत्रण जो है वो निगरानी जो है वो आरबीआई को दे देते हैं। और अभी यहाँ पे संस्थाएं बढ़ जाएंगी, गैर एनबीएफसी जो होती हैं और जो अन्य संस्थाएं हैं वो बढ़ जाएंगी। उनके बढ़ने से छोटे व्यापारियों तक इस फैक्टरिंग का लाभ पहुंचाया जा सकेगा, ठीक है। और ये ऐसा होने से लागत भी कम हो जाएगी, क्योंकि मार्केट में क्या होगा, बाजार में क्या होगा, फैक्टरिंग करने वाले लोग बढ़ जाएंगे, तो उनमें भी आपस में प्रतियोगिता होगी, और जहां प्रतियोगिता होती है, प्रतिस्पर्धा होती है, वहां पे क्या होता है, रेट कम हो जाता है। तो जो फाइनेंस है, जो वित्त है, वो कम दर पे उपलब्ध हो जाएगा। ये कुछ महत्वपूर्ण लेख हैं जो आपको खुद से पढ़ने हैं, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। अ ग्रांड टैक्स बार्गेनिंग इन डेंजर ऑफ कमिंग अपार्ट, इस नाम से आर्टिकल है एक। दूसरा है रिविजिट द आइडिया ऑफ एजिंग आउट इंडियाज कोल प्लांट्स, और लास्ट है पॉवर्टी इन इंडिया इज ऑन द राइज अगेन। ये 3 आर्टिकल हैं जो आपको खुद से पढ़ने हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। प्रश्न ये रहा, देखते हैं प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति भारत की आर्थिक सुधार में देरी नहीं करती? आपको बताना है कौन सी स्थिति भारत के आर्थिक सुधार में देरी नहीं करती। कमजोर खरीफ फसल, पूंजीगत वस्तुओं का उच्च आयात, टीकाकरण कवरेज की कम दर, सहनशीलता के स्तर से ऊपर रह रही महंगाई। इनमें से आपको बताना है कौन सा आंसर सही है, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। इसके बाद दूसरा हमारा प्रश्न है, फैक्टरिंग विनिमय संशोधन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिल फैक्टरिंग व्यवसाय में लगी संस्थाओं के दायरों को व्यापक बनाने का प्रयास करता है। दूसरा, बिल कंपनियों को रजिस्ट्रार को एक कारक को पंजीकरण प्रमाण पत्र देने, केंद्र रजिस्ट्री के साथ लेन देन विवरण दाखिल करने और अन्य सभी मामलों के लिए नियम बनाने की अनुमति देता है। आपको अपना उत्तर चयन करना है उपरोक्त में से केवल एक सही, दोनों सही, दोनों 1 और 2, ना तो 1 और ना 2। आपको कमेंट करके इनके आंसर्स बताने हैं, जिससे हमें यह पता चल सके कि आपको जो लेक्चर समझाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या किस गहराई तक आप उसको समझ पा रहे हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आप अवश्य दें, ठीक है। अब मिलेंगे हम इसी श्रृंखला में 1 हफ्ते के बाद। धन्यवाद। हाय, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया देन डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड इफ यू आर सीरियस फॉर यूपीएससी 2022 देन आप हमारा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स चेकआउट कर सकते हैं। कोर्स की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मिलेगी, नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर।